जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जितने भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में 25 मार्क्स का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया वाला पोर्शन है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। जस्ट लाइक आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। हर क्वेश्चन में पहले पॉज कर लेना है, वहां पर क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, और एट द एंड ऑफ द सेशन आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सभी अपना स्कोर बताएंगे मुझे, तो मैं देखूंगा आपकी प्रिपरेशन किसके अकॉर्डिंग चल रही है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर को स्टार्ट कर दे, बट वीडियो खुद पॉज कर लेना और आंसर करना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें नेशनलिस्ट लीडर को उनके एसोसिएट न्यूज़पेपर के साथ क्या करना है, मैच करना है। करो इस क्वेश्चन को। मतलब हमें बताना है कि ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, मतलब बताना है कि किसका कौन सा न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो कौन से फ्रीडम फाइटर का कौन सा न्यूज़पेपर है। पॉज करके इसका आंसर दो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बाल गंगाधर तिलक सर के कितने न्यूज़पेपर थे, दो मेन न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, ए का वन ही आया। क्यों? क्योंकि केसरी इनका था जो वो लिखते थे किसमें, मराठी में, और मराठा ये लिखते थे, जो मराठा वाला था वो किसमें लिखते थे, वो लिखते थे इंग्लिश में। इतना आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब ए का वन ही आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में ए का वन है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि बाकी में ए का टू, ए का थ्री, ए का फोर है, तो ये हो ही नहीं सकते, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता था। अगर आपको एक न्यूज़पेपर भी पढ़ता होता ना, तो आपका काम बन जाता था। बहुत सिंपल था ये। अब देखो बाकी, जैसे बाकी क्वेश्चंस में मूव करते हैं। जैसे लाल लाजपत राय सर का पंजाबी है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, लाल लाजपत राय का पंजाबी। सुभाष चंद्र बोस जी का भी मैंने आपको पढ़ाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। आप ये लेक्चर देख लेना न्यूज़पेपर वाला, उसमें मैंने सब पढ़ाया हुआ है। महात्मा गांधी जी के न्यूज़पेपर थे, जैसे हरिजन इनका न्यूज़पेपर था। इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं का न्यूज़पेपर है, इंडियन ओपिनियन भी इनका न्यूज़पेपर है, ये एग्जाम में आया है। यंग इंडिया आया हुआ है, यंग इंडिया भी इनका न्यूज़पेपर है। ठीक है, और नवजीवन भी इनका न्यूज़पेपर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो गांधी जी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, जैसे हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, तो ये नाम आप याद कर सकते। बाकी फ्रीडम फाइटर्स के न्यूज़पेपर सारे एक लेक्चर में मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो देख लेना। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन बी। ए का वन ही है, बी का टू है, सी का थ्री और डी का फोर है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग गांधी मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, पहले कौन सा हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ, तीसरे नंबर पे कौन सा हुआ, चौथे नंबर पे कौन सा हुआ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इनके दिमाग में लगाओ। हाँ, पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है, साल्ट मार्च हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो आपके सिलेबस में मेंशन है कि फ्रीडम स्ट्रगल की डेट, तो इस तरह से डेट के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड इट। अब हम करते हैं। देखो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में, 9 जनवरी को आई थिंक 1915 में गांधी जी आए इंडिया वापस। कहां से? साउथ अफ्रीका से। सबसे पहले इन्होंने इंडिया का टूर किया, उसमें सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो सीए की के से याद कराया था, केक से। पहले चंपारण किया 1917 में, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, ये क्लियर है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता है 1920 में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद 1922 में चौरी इंसिडेंट के बाद ये गांधी जी ने इसको रोक दिया था। 7 मार्च जो दांडी मार्च जो है, जब साल ब्रेक किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 1930 का टाइम था ये। कौन सा टाइम था? 1930 मार्च में स्टार्ट की थी और अप्रैल में जाके ये कंक्लूड जाके सॉल्ट वाला ब्रेक किया था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में आई थी, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। अब आप क्रोनोलॉजी लगाओ, सबसे पहले क्या आता है? 1917, फिर 1920, फिर 1930, फिर 1942। का मतलब इसका आंसर है पहले 1 ही है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको रेप्लिकेट होंगे, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, और ये लेक्चर ऑल दो कल आना था, इसको सेकंड टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को मैं लेक्चर रिकॉर्ड किया, ऑडियो तो रिकॉर्ड होगी, बट ये जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मे भी कुछ एरर हुआ होगा। तो अब सेकंड टाइम में आई होप ये करेक्ट ही होगा। देखो नेक्स्ट, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच डैम। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस डैम में लोकेटेड है, हमें बताना है। ऑप्शंस आर बाखरा नंगल डैम, सरदार सरोवर डैम, तहरी डैम या हीराकुद डैम। तो कहां पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी? सबको पता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले बताओ है किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, 182 मीटर का है ये, 182 मीटर का। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम है, उसके साथ ही हमारा वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेचू, जिसको स्टेचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? सरदार सरोवर डैम के। ऐसे मैंने आपको और स्टेचू भी बताए थे। स्टेचू ऑफ पीस कहां पर है? अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का स्टेचू बना है एक जगह पे, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ था फेमस प्लेसेस इन इंडिया वाले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो किसको बोलते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, केरला को बोलते हैं, कश्मीर को बोलते हैं, या पंजाब को बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसको बोला जाता है स्पाइस गार्डन? मतलब मसालों के लिए कौन सी जगह फेमस है यार? तो मसालों के लिए सबसे फेमस प्लेस कौन सी है? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई होप यू हैव ट्राइड इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरला। केरला इज फेमस फॉर
स्पाइसेस, ठीक है, इसलिए इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। कश्मीर के बारे में पता है, सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर जो वो बनते हैं कारपेट्स वगैरह बनते हैं, उनके लिए फेमस है। तो कश्मीर इन चीजों के लिए, आर्ट के लिए काफी फेमस है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गोदावरी वाला डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, वहां पर बहुत ज्यादा राइस की प्रोडक्शन होती है, तो राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं किसको, आंध्र प्रदेश को। पंजाब को तो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, अनाज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, तो इसलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, इंडिया ब्रेड बास्केट या ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कौन सी सिटी को क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, ये सारा बताया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्लेसेस की इंपॉर्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी क्या है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, येन है या डॉलर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन या डॉलर। आई होप यू हैव ट्राइड इट। यूनाइटेड किंगडम की जो बेसिकली ऑफिशियल करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी करेंसी है, पाउंड स्टर्लिंग। सर हमें पता नहीं है, हमें एक डिफरेंस नहीं पता कि यूनाइटेड किंगडम क्या होता है। कभी हम इसको इंग्लैंड बोल देते हैं, कभी हम इसको ग्रेट ब्रिटेन बोल देते हैं, ठीक है, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन बोल दो, इसको ये बोल देते हैं। हमें समझ नहीं आता सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस आज मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। इस एग्जाम में नहीं भी पूछा, कभी फ्यूचर में काम आएगा, ऐसे भी कोई पूछ सकता है। देखो, इंग्लैंड इज अ कंट्री जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। उसके साथ एक और कंट्री है वेल्स, और एक और कंट्री है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये तीन कंट्रीज हैं, ईडब्ल्यूएस से याद करो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये तीनों खुद को बोलती है ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलती है, ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलती है, ग्रेट ब्रिटेन। तो तीन कंट्रीज हैं, कौन सी, ये लाइन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ऐसे ये तीनों खुद को बोलती है ग्रेट ब्रिटेन। अब उनके इधर जो है ये ऊपर आयरलैंड है, ठीक है, नीचे आ जाता है साउथ आयरलैंड, या जिसको आयरलैंड कहते हैं, ऊपर आ जाता है नॉर्थ आयरलैंड। जब इस ग्रेट ब्रिटेन में मैं इस नॉर्दर्न आइलैंड को भी ऐड कर देता हूं, तो ये जो चार कंट्रीज है मिलकर खुद को क्या बोलती है, यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। आई होप आपको समझ आ गया, आपको दिक्कत नहीं है इसमें। ये मिलके बिजनेस वगैरह करते हैं, इसलिए इनको एक मतलब लॉज ऑलमोस्ट सेम चलते हैं इनमें, तो इसलिए इनको एक यूनाइटेड किंगडम के नाम से बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और जब ग्रेट ब्रिटेन में हम एक और कंट्री जोड़ देते हैं दैट इज नॉर्दर्न आइलैंड, तो वो बन जाता है क्या, वो हमारे पास बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। दिस इज क्लियर। ये फ्यूचर में कभी आपको कोई पूछ रहे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस की कैपिटल क्या है, ऑप्शन ए बाकू, बी मिन्स्क, सी मोरोनी एंड डी ब्रसल्स। ठीक है, बताओ बेलारूस की कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट है। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। आई होप आपने खुद ट्राई किया होगा। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, याद कर लेना, ठीक है, मिन्स्क है, ठीक है। बाकू इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया था ना यार, अजरबैजान की कैपिटल है, पढ़ाया था आपको जब मैं मैप के थ्रू पढ़ाया था। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, और करेंसी क्या है, अजरबैजानी मन्नत। अजरबैजानी मन्नत क्या है, इसकी करेंसी, ठीक है। मरोनी जस्ट याद कर लो किसकी कंट्री, किसकी कैपिटल है, तो कोरोमोस की है। किसकी है, कोमोरस की, कोमोरस की है मरोनी। ब्रसल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रसल्स किसकी है, बेल्जियम की। तो ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है, और ब्रसल्स में यूरो चलता है, ठीक है। यूरो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, ब्रसल्स में भी चलता है। ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम में, बेल्जियम स्टेट कैपिटल ब्रसल्स, और उसकी जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल इज बाको और करेंसी इज अजरबैजान मन्नत, और बेलारूस की इंपॉर्टेंट है मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। तो जो वर्ल्ड की फेमस हैरी पॉटर सीरीज है उनके ऑथर का नाम पूछ रहा है, वो किसने लिखी है हैरी पॉटर सीरीज। अरुंधति रॉय ने लिखी है, जेके रॉलिंग्स ने लिखी है, तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, सलमान रश्दी ने लिखी है। तो किसने लिखी है हैरी पॉटर सीरीज, तो हैरी पॉटर सीरीज वाज रिटन बाय, पहले खुद ट्राई करो, किसने लिखी है, जेके रॉलिंग्स ने। किसने लिखी है, जेके रॉलिंग्स ने लिखी है फेमस हैरी पॉटर की जो सीरीज है। अरुंधति राय की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये रट लो। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, अरुंधति राय ने। एक द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस भी लिखी है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के साथ ये आप याद रखो। फिर सलमान रश्दी सर की एग्जाम में पूछता है, ठीक है। द गोल्डन हाउस, ये पूछता है गोल्डन हाउस शेम, एक शेम है, वो भी किसने लिखी है, सलमान रश्दी ने। और जो गोल्डन बाउ जो है, गोल्डन हाउस, सॉरी गोल्डन बाउ नहीं, गोल्डन बाउ तो फ्रेजर की है। गोल्डन हाउस जो है, गोल्डन हाउस जो है वो किसने लिखी है, सलमान रश्दी ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। एक खुद की अपनी अपनी चरित्र जो है लिखना है, ठीक है, अपनी बायोग्राफी लिखना है, खुद ही लिखना, डायरेक्ट नो ना, ऑटोबायोग्राफी। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी, जो किसी ने खुद ही लिखी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। किसकी है, सुनील गावस्कर सर की, सौरभ गांगुली की, सचिन तेंदुलकर की, या कपिल देव की। तो किसकी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव सर। तो कपिल देव सर की ऑटोबायोग्राफी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सचिन तेंदुलकर सर की, ये बहुत बार एग्जाम में आई है, प्लेइंग
इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे मतलब अपने तरीके से खेल रहा हूँ। दैट इज द बायोग्राफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। सुनील गावस्कर सर की है सनी डेज, क्या है, सनी डेज, सनी डेज, ठीक है, सनी डेज याद कर लेना सुनील गावस्कर। ये इंपॉर्टेंट जो है पर्सनैलिटी है उनके ऑटोबायोग्राफी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ से आपको एक ये भी आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन पे फोकस कर लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर, जिसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स कम है। देखो यार, पहले खुद ट्राई करो उसके बाद सुनो। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो क्या होता है, जैसे कोई सॉलिड चीज है ना, कोई भी सॉलिड चीज है आपके सामने, जैसे लैपटॉप है मेरे सामने या पेन टैब है पड़ा हुआ है, अभी जो भी है, मेरा मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें सॉलिड है। इसका मतलब इनके पार्टिकल ना बिल्कुल पास 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 कंपैक्ट जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच में फोर्स ज्यादा आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, इसलिए वो भाग नहीं पा रहे। बट देखो गैस को दिमाग में सोचो, गैस एक कमरे में एक जगह पे छोड़ दो, वो पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल में फोर्स ही नहीं है, आपस में वो जुड़ के ही नहीं है, वो बहुत दूर दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो जो गैसेज होती है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, सॉलिड में होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा गैसेज, क्योंकि उन्होंने पूछा कि वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो है कम किस में होती है, तो वो गैस में होती है, ज्यादा किस में होती है, तो वो सॉलिड में होती है, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हर एक ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, ठीक है, वो कौन से वाला है। देखो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए बी और ओ, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करो। देखो अब होता क्या है, बेसिकली नाम क्यों पड़ता है ए बी या ओ, ये सुन लो ध्यान से, मैं भी एग्जाम में पूछ ले। अगर किसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर किसी में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप है ए, और जो मेरे में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो मेरा ब्लड ग्रुप है बी। अगर किसी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी और बी, उसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप है ए बी। और अगर दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, ना ए है ना बी है, उसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है। अब देखो ये जो ए बी वाला है ना, अब इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ए वाला भी ले सकते, ए वाले से भी ले सकता है ब्लड, बी वाले से भी ले सकता है, और ओ से भी ले, ओ से तो ले ही सकता है, ठीक है, ओ से सारे ही ले सकते हैं। इसका मतलब ए बी जो है ना हमारा, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है भाई, इसको ए का खून भी चढ़ सकता है, बी का, मतलब अगर ए बी को कोई इंजरी आ जाती है तो उसका रिश्तेदार कोई मना नहीं कर सकता कि मैं इसको खून नहीं दूंगा, मेरा मिलता नहीं है, ये झूठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सबसे खून ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। अब रही बात ओ वाले की, देखो ओ जो है वो सबको दे सकता है, क्योंकि ओ जो है मतलब उसका कोई एंटीजन तो है नहीं, कोई रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, मतलब ओ वाला जो है ए को भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है और ए बी को भी इसका मतलब ओ वाला जो है यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी दे सकता है, और ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल, रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना, डोनर का मतलब देना, मतलब ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी वाला यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। बस इतना याद कर लो थोड़ा, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है इन एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू, वो किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी एक्सटर्नल सेक्टर, सी गवर्नमेंट सेक्टर और डी प्राइवेट सेक्टर। ट्राई करो खुद इस क्वेश्चन को। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इकोनॉमी का किसके साथ रिलेटेड होता है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या है, पूरा एक चैप्टर इंडिया फॉरेन ट्रेड में पढ़ाया था, एक ही लेक्चर में सबको बताया था, करंट एज वेल स्टैटिक। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि इंडिया जो है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने प्यारे भारत की बात करते हैं, भारत जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, कि बाहर लोगों के साथ कर रहा है, उन सब जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उनका रिकॉर्ड रखना इस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, यही होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या रख रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर तो नहीं है, वो क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि हम इंडिया जो बाहर ट्रेड कर रहा है उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चाहे हम गुड्स में ट्रेड करते हैं, सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, या कोई बाहर से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, या उधार ले रहे हैं, या उधार दे रहे हैं किसी कंट्री को, तो ये सारा ही किसमें आ जाता है, एक्सटर्नल सेक्टर में, ठीक है। इसमें बताया था आपको करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किस तरह से होता है। जिसको इसमें प्रॉब्लम है ना, इसमें मतलब फोमो क्रिएट हो रहा है दिमाग में, तो वो वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लो, ठीक है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जेकेबी कांस्टेबल प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। अ नेशन दैट हैज पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट एंजॉयज अ ट्रेड डैश, जिस नेशन का, जिस कंट्री का नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव है उसमें क्या है, सरप्लस है, डेफिसिट है, लोन है या अमाउंट है। देखो इकोनॉमी की एक बात है, इकोनॉमी सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, और सबसे डेंजरस है अगर आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट की समझ नहीं है तो ये डेंजरस क्वेश्चन है आपके लिए, और अगर आपको कंसेप्ट समझ है ना तो ये दो क्वेश्चन आप हार्डली 5-5 सेकंड लगाओगे, ठीक है, सिर्फ आंसर करके निकलोगे अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज है। देखो कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये इंडिया है, ये इंडिया के साथ यूएसए है, ठीक है।
अब देखो मान लेते हैं इंडिया जो है वो यूएसए को $50 बिलियन का सामान बेच रहा है, ठीक है, कितना सामान बेच रहा है, $50 बिलियन का सामान बेच रहे हैं हम यूएसए को, हमारे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन जा रही हैं और भी सामान जा रहा है, तो यूएसए को $50 बिलियन का हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, और यूएसए से हम $40 बिलियन का सामान ले रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर बेचना है एक्सपोर्ट और उधर से मंगवाना है इंपोर्ट, तो मतलब इसमें नेट कितना हो गया, नेट हो गया 50 में से 40 को माइनस किया तो 10, मतलब इंडिया जो है $10 बिलियन का यूएसए में सामान बेच रहा है। तो जब यूएसए में हम $10 बिलियन का एक्स्ट्रा सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब यूएसए हमें $10 बिलियन बेच रहा है, तो भाई जब यूएसए हमें पैसे बेच रहा है, हमारे पास पैसा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा तो सरप्लस है। डेफिसिट तब होता है अगर सपोज करो चाइना के साथ डेफिसिट हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाइना को $50 बिलियन का सामान बेच रहे हैं, चाइना हमें $100 बिलियन का सामान बेच रहा है, तो भाई यहाँ पर जो $50 बिलियन का बीच में नेट आया, वो नेट चाइना को फायदा दे रहा है, तो इंडिया के केस में तो डेफिसिट है ना, हमें तो नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा चाइना में जा रहा है, तो होता है डेफिसिट। बट इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सरप्लस, क्योंकि पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यूएसए के केस में बताया, हम $50 बिलियन का सामान बेच रहे हैं, उधर से 40 का ले रहे हैं, मतलब $10 बिलियन का हम एक्स्ट्रा सामान बेचते हैं, तो भाई $10 बिलियन कहाँ आ रहे हैं, इंडिया में तो आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट है, तो मतलब हमें सरप्लस है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें कर लिया है, हमें कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 देखो, क्वेश्चन में 13 कहता है द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर, तो यूएनएससी के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं हमें बताना है, ठीक है। यूएनएससी वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका एक ऑर्गन है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2-2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओगे यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहां पर है, वीडियो पॉज करना, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। तो कौन से हैं 5 परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन ए कनाडा, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके, ऑप्शन बी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, रशिया, यूएसए, यूके, और जर्मनी, चाइना, रशिया, यूएसए, यूके। तो बताओ कौन से हैं। तो देखो यार चाइना है, आप सबको पता है, एशिया में से चाइना है, फ्रांस है, ठीक है, कहां पे, यूरोप से, रशिया यूरोप का ही कुछ पार्ट है, यूके भी यूरोप से, और यूएसए जो है अमेरिका से। तो ये 5 कंट्रीज जो है जो करेंटली परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, ये विटो शिटो कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रेजोल्यूशन इतनी जल्दी पास नहीं होता, एक ने भी विटो कर दिया तो रेजोल्यूशन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन से साल में बना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इसमें जस्ट ये नहीं पूछ सकता ईयर, इसमें डेट भी एग्जैक्टली पूछ सकता है, क्योंकि डेट इज इंपॉर्टेंट। 24 अक्टूबर को हम यूएनओ डे बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर को यूएनओ जो है फोर्स में आया था, बट 24 अक्टूबर ईयर कौन सा था वो हमें बताना। 1943 ऑप्शन ए, 1945 ऑप्शन बी, 1944 ऑप्शन सी, और 1946 ऑप्शन डी। दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ जो है वो फोर्स में आया था, इसलिए इसको यूएनओ डे बनाते हैं। यूएनओ का काम क्या है, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने इसको बनाया था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो गया था, वो उसकी वजह, देखो लीग ऑफ नेशन हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया, बट उसकी वजह से तो सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी, इसका मतलब वो फेल हो गया, तो उसके बाद हमने यूएनओ की फॉर्मेशन करी ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग countries was the last one to become a member of SAARC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जो है, इसमें सबसे लास्ट कौन सी कंट्री ऐड हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सार्क में टोटल कंट्रीज कितनी है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो कितने हैं मेंबर सार्क में, लास्ट सबसे लास्ट कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। देखो सार्क कहां पर बना था, सार्क बना था ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में सार्क की फॉर्मेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। बट अगर कोई पूछे आपको सार्क का सेक्रेटरीट कहां पर है, तो सेक्रेटरीट जो सार्क का है वो ढाका में नहीं है, वो कहां पर है, काठमांडू में। सर काठमांडू कहां पर है, हमें तो पता ही नहीं। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, तो नेपाल में, ठीक है। तो सेक्रेटरीट इसका काठमांडू नेपाल में है, बट फॉर्मेशन इसकी 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो, डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में किसकी है, स्वीडन की, आइसलैंड, इंडिया, नॉर्वे। भाई ये सबको आना चाहिए, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 17 इसका आंसर करो, क्वेश्चन 17 का आंसर देखो पहले खुद करो। यूनिटरी फीचर क्या है गवर्नमेंट का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, डिवीजन ऑफ पावर, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो कह रहा है कि बेसिकली यूनिटरी फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब गवर्नमेंट का यूनिटरी फीचर क्या है। आई होप यू हैव ट्राइड दिस। देखो ध्यान से सुनो, दो तरह के फीचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है यूनिटरी फीचर, एक होगा फेडरल फीचर, ठीक है, फेडरल फीचर। ध्यान से सुनो, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का है।
यूनिटरी मतलब जिसमें यूनियन बना हुआ है, यूनियन का मतलब जिसमें सेंट्रल पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, स्टेट के पास इतनी पावर नहीं। फेडरल वहां पर होता है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, ठीक है। आप बताओ इनमें से कौन सी चीज जो है यूनिटरी को प्रमोट करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ध्यान से सुनो, ये कंसेप्चुअल चीज है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर बिट कंसेप्चुअल, ठीक है। यूनिटरी अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोज चेंज थोड़ी कर सकती है, फिर वो लिखा हुआ है, आप अगर उसको चेंज करेंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो है ये यूनिटरी को प्रमोट नहीं करता, ये किसको प्रमोट करता है, फेडरल को प्रमोट करता है, ठीक है। यूनिटरी होता, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर होता तो मतलब ये यूनियन को प्रमोट करता ना, ये सेंटर को हेल्प करता। अब सेंटर रोज कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी चेंज कर सकती है, क्यों नहीं चेंज कर पाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है, चेंज करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अगर देखो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, आईएएस आईपीएस आईआरएस ये सारे अपॉइंट कौन करता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट, और भेजती कहां पर है, स्टेट गवर्नमेंट में। ये सेंट्रल के अपॉइंटी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो इसका मतलब ये यूनियन को प्रमोट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं स्टेट्स में, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज यूनियन फीचर में आता है, यही इसका आंसर है। बट बाकी देख लो, डिवीजन ऑफ पावर, अगर पावर डिवाइड है, मतलब सेंटर के पास पूरी पावर नहीं है, पावर डिवाइड है, कुछ स्टेट के पास है कुछ सेंटर में, इसका मतलब ये तो फेडरल को प्रमोट कर रहा है ना, ये तो स्टेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये फेडरल का पार्ट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जीने ही ना दे, वो रोज अपनी मर्जी से लॉ ले आए, और हम उसके लिए किसके पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं। तो कोर्ट क्यों हमारा काम कर पाती है, क्योंकि कोर्ट इंडिपेंडेंट है, थोड़ा उसमें एग्जीक्यूटिव का इतना रोल नहीं है। तो ये भी फेडरल फ्यूचर को प्रमोट करता है, ना कि यूनिटी फ्यूचर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑल इंडिया सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, कौन से फंडामेंटल राइट में, ये बता। देखो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 किस में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी में। ये 5 आर्टिकल किस में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। 19 से 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम में आते हैं। 23-24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आते हैं। 25 to 28 जो है वो रिलीजन वाले आते हैं। 29 और 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। 31 डिलीट हो गया था, और 32 वाला जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कौन सा किसके अंडर आता है। अब ये सारे कौन से वाले हैं, ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं। उसमें आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के साथ डील करता है, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी के साथ। देखो फंडामेंटल राइट डीपीएस पे अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पढ़ाया हुआ, अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो वो पढ़ सकता है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, कर्नाटका की, केरला की, तमिलनाडु की, गुजरात की। एक बार मैं बच्चों को ये वाला मैप पढ़ा के कोस्ट लाइन बता दी थी, पता नहीं पटवारी का एग्जाम था, और डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था। तो ये आपका फिजिकल डिवीजन पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो सभी देख लो, बड़ी छोटी तो कर ही लेंगे। सबसे छोटी स्टेट की कौन सी बाउंड्री होगी, गोवा की होगी सबसे छोटी, और सबसे बड़ी यहाँ पर है गुजरात की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बट आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्टेट जो है वो कोस्ट लाइन पे। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात, मैप से देखो गुजरात, यहाँ से होगी गुजरात, ठीक है। गुजरात का ये आ गया नीचे महाराष्ट्र वाला एरिया, और यहीं पर गोवा भी है, तो महाराष्ट्र भी आ गया, गोवा भी आ गया, 3 होगी। उसके यहाँ पर है हमारा कर्नाटका, क्या आ गया, कर्नाटक। उसके नीचे यहाँ पर है केरला, कितनी होगी, ठीक है। उसके यहाँ पर ऊपर है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, बट तेलंगाना नहीं करती है बाउंड्री टच ओशन के साथ, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर कौन सा आ जाता है हमारा, ऊपर आ जाता है ओडिशा, ओडिशा के ऊपर आ जाता है वेस्ट बंगाल। सर यही तो 9 है, 1 2 3 4 5 इस तरफ, 6 7 8 और 9, तो 4 इस तरफ, तो 5 4 9, तो 9 कोस्टल स्टेट्स हैं कहाँ की, इंडिया की, ये याद कर लेना। और सबसे बड़ी किसकी बाउंड्री है, गुजरात स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 देखो, 5 क्वेश्चन रह गए, फुल्ली फोकस क्वेश्चन करो, और हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताएगा। और सेकंड थिंग इज दैट जिन बच्चों ने अभी तक 13 वाला ओएमआर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया जेकेपी कांस्टेबल का, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि उसको टेस्ट को दो, ओएमआर शीट भरना सीखो, एग्जाम में गलती नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दूं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए टेस्ट बनाया, चार्जेस आर मिनिमल, आपको फील भी नहीं होगा, ठीक है, इतना चार्ज है। कैसे करना है वो बता दूंगा वीडियो के एंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, तो सरयू रिवर के किनारे कौन सी जो हमारे पास सिटी है वो लोकेटेड है, हमें बताना है। अयोध्या, विजयवाड़ा, जबलपुर या अहमदाबाद। तो कौन सी सिटी है जो किसके किनारे है, रिवर सरयू के किनारे, तो कौन सी है, सरयू के किनारे है अयोध्या रिवर। अयोध्या सिटी जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है, सरयू के किनारे, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लेगा दिल्ली, तो दिल्ली गंगा के किनारे नहीं है भाई, आगरा गंगा के किनारे नहीं है, ये दोनों किसके किनारे हैं, यमुना के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे हैं, यमुना। जैसे पूछते ना गोवा की कैपिटल है ना पानाजी, वो किसके किनारे है, वो मंडोवी रिवर के किनारे है। तो ये भी एग्जाम में कई बार आता है, मंडोवी रिवर कहां पर है, तो गोवा में है, तो ये याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोटा भी पूछता है, कोटा कहां पर है, चंबल रिवर के किनारे। कोटा राजस्थान में कौन सी रिवर के किनारे
किनारे है? चंबल। सूरत जो है वो किसके किनारे है? तापी के किनारे। तो ऐसी कुछ सिटीज किसके किनारे हैं वो एग्जाम में पूछता है। हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? इंडिया में से पहला नोबेल प्राइज विनर कौन था? सर सीवी रमन, सर रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन सर, और नन ऑफ द अबव। तो कौन है पहले नोबेल प्राइज विनर? बच्चे सीवी रमन लगाएंगे बट ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के में लिटरेचर के लिए जो उन्होंने लिखा था गीतांजलि, उसके लिए जो है इसका साथ सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज का सम्मान किया। पहले नॉन यूरोपियन बने थे जिनको लिटरेचर में मिला था, सिर्फ एशियन नहीं, नॉन यूरोप में। सर सीवी रमन जी को किस में मिला हुआ है? फिजिक्स में मिला हुआ है। अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखो, तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डैश। तेलुगु कौन सी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या केरला। सिंपल क्वेश्चन है यार, एक लैंग्वेजेस वाला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें सब पढ़ाया था। ऑफिशियल भी समझाई थी, क्लासिकल भी समझाई थी। पहले 6 क्लासिकल थी, पहले 6 थी, हाँ 5 और ऐड होगी तो अब टोटल 11 होगी। जो क्राइटेरिया बताया था, तो वो लैंग्वेजेस वाला लेक्चर देख लेना, बहुत से बच्चों ने देखा हुआ है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो तेलुगु किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सिंपल क्वेश्चन था। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? तो 11 नहीं कर देना, 11 आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस नो। पहले जो 6 थी क्लासिकल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 17 है, 19 है, 22 है या 10 है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 22 आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ठीक है। 24th क्वेश्चन इज डैश इज करेंटली सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो नई बनी है, उसके स्पीकर का रोल कौन पार्टिसिपेट करें? अब्दुल रहीम राठौर, सुनील कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार चौधरी या पीरजादा मोहम्मद सैयद। तो कौन रोल करें, करंटली सर्व करें एज द स्पीकर ऑफ J&K लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन कर रहे हैं? अब्दुल रहीम राठौर। कौन कर रहे हैं? अब्दुल रहीम राठौर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हु इज करेंटली सर्विंग एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो डिप्टी स्पीकर जो है वो कौन? देखो ये एनसी पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। Who has got the नोबेल प्राइज 2024? तो 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? निहोन हिडेंकी को, नरगिस मोहम्मदी को, अमर्त्य सेन को, हैन को। अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स का है। नरगिस मोहम्मदी को पिछले साल मिला था, ठीक है। ईरान से बिलोंग करती है और इन्होंने वहां पर पीस मेंटेन करने में रोल प्ले किया था। निहोन हिडेंकी को मिला है बेसिकली, ये एक तरह की जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ मान लो। इसका काम है कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा था 1945 में, उसके जो इफेक्ट हैं आज तक लोगों में दिखते हैं। और ये ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो डेंजरस हैं, तो हमें उनको यूज नहीं करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस देते हैं ताकि जो है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बंद कर दें कंट्रीज। पर कंट्रीज कहाँ रुकती है? तो इनको इस केस में नोबेल पीस प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम इज नोबेल प्राइज। और जिसने भी अक्टूबर मंथ का जो मैंने मैराथन सेशन लिया है, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का पहला पार्ट आया उसका, उसमें मैंने जो जो नोबेल प्राइज मिले सारे पढ़ाए, उनको देख लें। जो आप करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हो ना, उनके लिए लेक्चर आते हैं। करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाओ, तो मैंने वहां पे लेक्चर लाया हूं, मैराथन सेशन लाया हुआ हर महीने के करंट अफेयर्स, तो वही कवर करने होते हैं आपको, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बताओगे आपका कितना कितना स्कोर आ रहा है। और जिन बच्चों ने 13 नवंबर का मॉक टेस्ट दिया है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे मैसेज करके या मेल कर से अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com में अपना स्कोर बता सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं दिया, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल की OMR बेस्ड टेस्ट 13 नवंबर को जो पहला टेस्ट है वो आप इजीली जाके दे सकते हो। क्या करना है, गूगल में सिंपली सर्च करना है अवेकनिंग क्लासेस, तो वहां पर सामने आ जाएगा जेकेपी कांस्टेबल। 49 रुपीज आर द चार्जेस, जिसमें 4 मॉक टेस्ट आपको OMR बेस्ड प्रोवाइड है। तो मतलब इतना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। OMR शीट को प्रिंट निकालना और देना। और मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 5-6 दिन पहले ही मैंने बनाई है कि कैसे इनरोल करना है मॉक टेस्ट ऑफ जेकेपी का। उसमें मैंने आपको बताया आपने टेस्ट देना कैसे और कैसे उसका रिव्यू लेना है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हो। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इस मॉक टेस्ट में लो और इसमें बेनिफिट दो। नेक्स्ट टेस्ट आपका जो है 19 को होना है, और जिन्होंने अभी नहीं दिया वो साइट पे अवेलेबल, आप कभी भी जाके वहां से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे ये नई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हो बाकी बच्चों के साथ जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें। बाकी यूट्यूब में सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और फ्री लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज है, बहुत क्वालिटी लेक्चर्स है, आप जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाएगी, और व्हाट्सएप में जो है हम आपके साथ जो है डेली कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है या करंट अफेयर्स है वो शेयर करते हैं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।